मेरा ज़हन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मंदिर को आग इत्तफ़ाक़ियत नहीं लगी होगी, ये यकीनन नागराज का काम होगा। इसे पता चल गया होगा कि मैं इस मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ। पंडित भैरू से तो वैसे ही इसकी खुली दुश्मनी चल रही थी। इस पर नागराज को पहले भी शुबा था। इसके आदमी मेरी तलाश में कई मरतबा छापे भी मार चुके थे, लेकिन हो सकता है इस मरतबा छापा मारने के बजाय ये इंतहाई कार्रवाई की हो। मैंने राधा को अपने और इस मंदिर से ताल्लुक़ के बारे में कुछ नहीं बताया और आसमान से बातें करते हुए शोलों को देखता रहा। आग की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी और मेरे ख्याल में ये आग फायर ब्रिगेड के काबू में आने वाली नहीं थी। फायर ब्रिगेड तो इस आग पर काबू नहीं पा सकता। मैंने राधा की तरफ देखते हुए अपने ख्याल का इजहार किया। माउंट आबू में सिर्फ एक फायर इंजन है और वो भी सदियों पुराना। इस आग पर तो पूरे हिंदुस्तान की फायर इंजन मिलकर भी काबू नहीं पा सकते। राधा ने कहा, शाम का वक़्त है, मंदिर में सैकड़ों यात्री होंगे, वो बेचारे, इनमें बहुत से जलकर राख हो गए होंगे। राधा ने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया, फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, इस आग को देखकर तुमने कुछ अंदाज़ा लगाया? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। जब किसी इमारत में आग लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, लेकिन ये तो लगता है जैसे पूरी इमारत में बैक वक्त आग भड़क उठी है। मेरा भी यही अंदाज़ा है, राधा बोली। तुम्हारे ख्याल में ये किस किस्म की तकरीबकारी हो सकती है? मैंने पूछा। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि यह आग महज इत्तफाक से नहीं लगी, बल्कि लगाई गई है। कैंप को चूँकि तुमने तबाह किया था, इसलिए ये इल्ज़ाम भी तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा, राधा ने कहा। तो तुम्हारे ख्याल में ये किसकी हरकत हो सकती है? मैंने पूछा। यहाँ एक ही राक्षस है और ऐसी घिनौनी हरकत वही कर सकता है, राधा ने जवाब दिया। नागराज अचालश्वार मंदिर के पंडित भैरू से इसकी पहले से दुश्मनी थी। वो इस मंदिर पर भी कब्जा करना चाहता था, मगर पंडित भैरू ने इसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी थी। तुम्हें याद होगा कि जब तुम पहली मर्तबा नागराज के बिछाए हुए जाल से निकलकर भागे थे, इस वक्त इसके आदमियों ने मंदिर पर छापा मारा था। नागराज को शुबा था कि पंडित भैरू ने तुम्हें पनाह दी होगी। इसने 2 पुजारियों पर इस कदर तशद्दुद किया था कि एक तो वहीं मर गया और दूसरा अभी तक अस्पताल में पड़ा हुआ है। कैंप की तबाही के बाद इसे शुबा हुआ होगा कि तुमने वहीं पनाह ले रखी है, क्योंकि तुम इस वक्त एक ऐसे साधु के भेष में थे जिसके गंजे सर पर चुटिया थी। अचालश्वार मंदिर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर यात्री और साधु इसी हुलिये में होते हैं, इसलिए ये समझ लिया गया होगा कि तुम इस मंदिर में छुपे हुए हो। नागराज ने इस मंदिर ही को आग लगा दी और ये इल्ज़ाम भी अब तुम पर ही आएगा। हो सकता है तुम्हारा तजिया दुरुस्त हो, लेकिन मंदिर को आग लगाना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मंदिर तो भगवान का घर है, तुम नागराज को नहीं समझते, राधा ने कहा। वो जराइम पेशा आदमी है, धर्म इसके लिए कमाई का एक जरिया है। नागराज तो क्या, यहाँ बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मण धर्म से खिलौने की तरह खेलते हैं। बेशतर मंदिर तो जराइम और अय्याशियों के अड्डे हैं। इनके खुफिया तहखानों में गोपियों और यात्रा के लिए आने वाली औरतों की चीखें गूंजती हैं, जो किसी को सुनाई नहीं देती। तुमने हिंदुस्तानी फिल्मों में भी देखा होगा कि ये बड़े बड़े पंडित धर्म को किस तरह कारोबारी मकासद और अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ मजहब या कुरान की बहुरमती पर खूनरेज़ हंगामे हो सकते हैं। वहाँ एक खुदा, एक किताब और एक रसूल के मानने वाले हैं। इनकी आन और इनकी अजमत के लिए तो अपनी जान दे देते हैं। मगर ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक नहीं सैकड़ों भगवान हैं और इन भगवानों की जो दुर्गत बनाई जाती है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान में अरबी आयत लिखा हुआ कागज़ का कोई टुकड़ा कहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आ जाए तो इसे चूमकर आंखों से लगाकर बड़े एहतराम से किसी महफूज जगह पर रख दिया जाता है। और यहाँ गीता के औराक में मूंगफली और पान बिकते हैं। यहाँ धर्म को धर्म नहीं, कारोबार का एक जरिया समझा जाता है और मंदिर बड़े लोगों की अय्याशियों के अड्डे। हमारे इन इबादत खानों पर तो नागराज जैसे लोगों का कब्जा है। नागराज तो साफ कहता है कि जो चीज़ मेरे हाथ नहीं आती मैं इसे तबाह कर देता हूँ। इसने अचालश्वार मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा था, और अब इसे तबाह कर दिया। इससे अच्छा मौका इसे कभी नहीं मिल सकता था, इस पर कोई शुबा नहीं करेगा। बात इस पाकिस्तानी एजेंट पर आएगी जिसने दहशतगर्दी का तरबियती कैंप तबाह किया था। मुझे राधा की बातों पर ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। इसने कुछ गलत भी नहीं कहा था। पिछले 2.5-3 महीनों के दौरान में यहाँ बहुत कुछ देख चुका था। नागराज ने आदिनाथ मंदिर के पुरोहित को कत्ल करके मंदिर पर कब्जा किया था। पंडित भैरू एक और मंदिर पर कब्जा किए बैठा था। ये इस धर्म की कोई सेवा नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी इबादत गाहों को अय्याशी के अड्डे और चकले बना रखा था। अलका ने आश्रम खोला हुआ था, लेकिन वो बेसहारा और बेवा औरतों की खिदमत नहीं कर रही थी। इस आश्रम को वो अपने मजमून
मजमूम मकासद और अय्याशी के लिए इस्तेमाल करती थी। राधा राजगढ़ के एक आश्रम में अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी। राधा का ताल्लुक भी इसी धर्म से था, इसका किरदार भी मेरे सामने था, लेकिन वो बहरहाल अपने धर्म के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती थी। हम तकरीबन 2 घंटों तक वहीं खड़े रहे, आग के शोलों की तरफ देखते रहे। शोले कुछ और बुलंद हो गए थे। आखिरकार हम पहाड़ी से उतरकर अपने कॉटेज की तरफ वापस आ गए। पिछली दीवार खासी ऊंची थी, बाइस से इस पर चढ़ना आसान नहीं था। हमें ऊपर से घूम कर अंदर आना पड़ा। भूख लग रही है तो खाना परोस दूं? राधा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इस आग को देखकर पेट की आग ठंडी हो गई है, मैंने जवाब दिया। वैसे भी तुमने कुछ पकाया तो है नहीं, खिलाओगी क्या? जब तुम सो रहे थे तो मैंने लौकी और चने की दाल पका ली थी, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 रोटियां डालने में कितनी देर लगेगी? अच्छा ठीक है, पका लो रोटी भी। लौकी कद्दू तो शायद तुमने अपनी खेती के इस्तेमाल किए होंगे, मैंने कहा। हाँ, एक मरतबा यहाँ आई थी तो ऐसे ही थोड़ी सी जगह खोद कर बीज डाल दिए थे। किसी वक्त पर पानी तो दिया ही नहीं था, लेकिन बहरहाल बेले फल दे रही हैं। राधा किचन में चली गई जो सामने ही था। मैं इसे आटा गूंथते और फिर रोटियां पकाते हुए देखता रहा। इस कॉटेज के आसपास सन्नाटा था। करीब तरीन कॉटेज भी तकरीबन 100-150 गज के फासले पर था। किसी वक्त सड़क पर से कोई गाड़ी गुजर जाती तो लम्हाती तौर पर फिजा का सन्नाटा टूट जाता और फिर वही खामोशी छा जाती। खाना खाते हुए अचानक ही मुझे काला कोफ का ख्याल आ गया। तुमने वो राइफल कहाँ छुपा दी? मैंने राधा से पूछा। छुपा दी है क्या मतलब? इसने मुझे घूरा। वहीं पलंग के करीब मेज पर रखी हुई थी। वहीं होगी, मैं देखती हूँ। वो उठकर कमरे की तरफ चल दी। मैं भी इसके पीछे था। पलंग के करीब दीवार से जरा हटकर तपाई पड़ी थी, लेकिन राइफल वहाँ नहीं थी। राधा इधर उधर देखने लगी, फिर इसने मेज को इसकी जगह से हटा दिया। राइफल मेज के नीचे जमीन पर पड़ी थी। तपाई जो ठोकर लगने से गिर गई होगी। तपाई पर पड़ा हुआ मेज पोस्ट चूंकि नीचे तक लटका हुआ था, इसलिए वो राइफल मुझे नजर नहीं आ सकी थी। राधा ने राइफल उठाकर मेरे हाथ में थमा दी, जिसे मैंने पलंग पर डाल दिया और वापस आकर खाना खाने लगा। खाने के बाद मैं फिर अकबी दरवाजे में खड़ा होकर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। पहाड़ी के पीछे नारंगी रोशनी अब भी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है आग कुछ और भड़क उठी थी, क्योंकि रोशनी तेज़ हो गई थी। मैं वहाँ से हटकर फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। राधा ऊँघने लगी और फिर वो कमरे में जाकर सो गई। मैं वहीं बैठा ये सब कुछ सोचता रहा। मंदिर में आते जिंदगी का मुझे अफसोस हो रहा था। राधा ने शायद ठीक कहा था कि मेरे गंजे सर पर चुटिया की वजह से ये अंदाज़ा लगाया गया होगा कि मेरा ताल्लुक अचाल चुआर मंदिर से हो सकता है। अब मुझे याद आ रहा था कि मैंने इस मंदिर के कई पुजारियों और बाहर बैठने वाले साधुओं को भी इस हैबत में देखा था। खुद पंडित भैरू के गंजे सर पर भी पिछली तरफ 42 भर लंबी चुटिया थी। कैंप के गेट पर मुहाफिजों ने मुझे अच्छी तरह देखा था और बाद में मेरा हुलिया बता दिया होगा। मंदिर की वो आग इतनी खौफनाक थी कि इसमें मौजूद किसी का जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं था। पंडित भैरू के बारे में मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तहखाने के खुफिया रास्तों से निकलकर जिंदा बच गया होगा या जल कर भस्म हो गया होगा। वैसे अगर वो जल कर मर गया हो तो मुझे इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। आप भी सोचते होंगे कि मैं किस कदर एहसान फरामोश हूँ कि जिन लोगों ने कठिन तरीन हालात में मेरी मदद की, मुझे पनाह दी और मैं इनका एहसान मानने के बजाय इनकी मौत की दुआएं मांगता हूँ। तो यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इन लोगों ने मेरी हमदर्दी या मुझे पनाह इंसानी हमदर्दी की बिना पर नहीं दी, बल्कि अपने मजमूम मकासद के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया था। हर एक ने मुझसे अपनी मुखालिफिन को कत्ल करवाया था और हर एक का मंसूबा ये था कि काम हो जाने के बाद मेरा काम भी तमाम कर दिया जाए। लेकिन ये तो भला हो राधा का कि इसने बर वक्त ख़तरे से आगाह करके मुझे बचा लिया था। मुझे राधा पर भी एतमाद नहीं था, इसके बारे में भी मैं मशकूक था। और जहाँ तक पंडित भैरू का ताल्लुक था, वो तो था ही इस काबिल। अलबत्ता मंदिर में जो बेगुनाह मारे गए होंगे, इनका मुझे वाकई अफसोस था। रात बीती जा रही थी और इन वाक़यात के बारे में सोचते हुए मैंने फ़ैसला किया था कि हालात जैसे ही नॉर्मल होंगे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि मज़ीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं था। इस रात मैंने कई मरतबा उठकर पहाड़ी की तरफ देखा था। लगता था वो आग कई रोज़ तक बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि अब इस तरफ नारंगी रोशनी आसमान तक नज़र आ रही थी, जिसका मतलब था कि आग बढ़ गई थी और यकीनन इस आग ने आसपास की दूसरी इमारतों को भी लपेट में ले लिया होगा। 3 बजे के करीब सुबह नींद आने लगी। मैं सोफे पर ही लेट गया। कुर्सी के कुशन का तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया था। मैं रात भर बेचैन ही रहा, इसलिए सुबह आंख भी जल्दी खुल गई। राधा मुझसे पहले ही जाग गई थी। चाय नाश्ते के बाद मैंने वो फाइल निकाल ली जो अलका के आश्रम से लाया था। इस फाइल में रॉ के उन एजेंटों के नाम पते थे जो पाकिस्तान में मजमूम सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे। इनमें 3 औरतों के नाम भी शामिल थे। एक नाम तो वही था जिसकी तस्वीर अलका मुझे प्रोजेक्ट पर दिखा चुकी थी। मुझे अब
अपनी मुशाहिदे और हाफ़ज़े पर हमेशा नाज रहा था। ये नाम पते भी ज़हन नशीन करने के बाद मैंने फ़ाइल जला दी और इसकी राख सिंक में बहा दी। ये क्या किया तुमने? राधा ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। यही तो मसला है कि इस फ़ाइल को अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैंने जवाब दिया। वैसे ही इसका एक एक लफ्ज़ मेरे ज़हन में महफूज हो चुका है। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं उठकर बाहर आ गया। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि मैं खड़ा भी रहता तो मुझे बाहर से नहीं देखा जा सकता था। मैं लॉन में खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर राधा की तरफ मुड़ गया जो मेरे करीब ही खड़ी थी। तुम्हारे पास कोई खुरपी वगैरह तो होगी, मैंने कहा। वक़्त काटने का कोई ज़रिया तो होगा, घास ही काटी जाए। राधा अंदर से खुरपी ले आई और मैंने एक तरफ से फालतू झाड़ियाँ खोदना शुरू कर दी। मुझे एक दिलचस्प मशगला मिल गया था। वैसे भी मेरा बचपन गाँव में गुजरा था, ऐसे कामों में दिलचस्पी फितरी बात थी। मैं शाम तक लॉन में मसरूफ़ रहा। बाहर की हमें कोई खबर नहीं थी। मेरे मना करने के बावजूद शाम से ज़रा पहले राधा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। घबराती क्यों हो? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। अगर बिलफर्ज पकड़ी भी गई तो मैं मरने को तरजीह दूंगी। तुम्हारा नाम मेरी ज़ुबान पर नहीं आएगा। राधा जब तैयार होकर कमरे से निकली तो मैं कुछ देर के लिए तो सांस लेना भूल गया। मैं बेहिस्सो हरकत खड़ा पलके झपके बगैर इसकी तरफ देखता रहा। वो राजस्थानी लिबास में थी। चेहरा इसकी असल सूरत से बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। ये मेकअप, मैं हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। मैंने अलका के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ऐसी कुछ चीज़ें जमा कर रखी हैं जो तुम्हारे काम भी आ सकती हैं। एक बात और। वो चंद लम्हे को रुकी, फिर बोली, मैं तमाम मालूमात करके ही वापस आऊँगी। हो सकता है मुझे देर हो जाए, आधी रात से पहले बहरहाल लौट आऊँगी, लेकिन अगर सुबह तक न लौटूँ तो समझ लेना कोई गड़बड़ है और फिर तुम्हें जो कुछ भी करना होगा अपने तौर पर करना होगा। वो चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि क्या राधा मेरे साथ वाकई मुखलिस है या मुझे मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेकर ये भी मुझे धोखा देगी। राधा मेरे लिए खाना तैयार कर गई थी। मैंने 9 बजे के करीब खाना खाया और फिर कॉटेज से निकलकर इस पहाड़ी पर आ गया। मंदिर की आग अगरचे मांद पड़ चुकी थी, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी कहीं कहीं से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका और कॉटेज में वापस आ गया। वक़्त गुजारी का कोई ज़रिया नहीं था। बड़ी सख्त बोरियत बल्कि बेजारी हो रही थी। मैंने गन सामने तपाई पर रख दी और सोफे पर बैठा दीवारों को घूरने लगा। इस वक्त 11 बजने वाले थे। राधा ने कहा था कि वो आधी रात से पहले वापस आ जाएगी। मुझे ये अंदेशा था कि अगर वो पहचान ली गई तो इसका ज़िंदा बचना मुश्किल होगा। एक और ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुर्योधन या किसी और से मिलकर मेरे खिलाफ कोई मंसूबा बना रही हो। ये सब एक दूसरे की काट में लगे हुए थे। अपने देश के मफाद को पसे पुश डालकर अपने अपने नंबर बनाने में मसरूफ़ थे और अब तक कई आदमी मरवा चुके थे, लेकिन किसी के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया था। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी तो 11:30 बजे थे और फिर शायद मैं ऊँग गया था और इसी ऊँग में मैं सोफे से नीचे दराज हो गया और फिर दफतन किसी की आहट से मेरी आँख खुल गई। मैं गुज़श्ता रात भी नहीं सोया था और दिन में भी जागता रहा था। इस वक्त थोड़ा सा ऊँगने के बाद आँख खुली तो दिमाग में सनसनाहट हो रही थी और आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गई थीं। मुझे अपने सामने 2 हियोले से दिखाई दिए। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और फिर एकदम जैसे होश में आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी दौड़ती चली गई। सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मेरे सामने राधा के साथ सुमपुत भी खड़ा था। इसके होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट और एक हाथ में पिस्तौल जिसका रुख मेरी तरफ था। इसके साथ खड़ी हुई राधा भी मुस्कुरा रही थी। इसने मेज से कारकॉफ उठा ली थी और उसका रुख भी मेरी तरफ था। राधा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त निकले थे। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और जिस्म इस तरह ढीला पड़ गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। मैं सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा वहशत ज़दा सी नज़रों से बारी बारी इन दोनों की तरफ देखता रहा। हमारे जाल में फंसा हुआ शिकार बचकर नहीं निकल सकता, सुमपुत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। पंडित भैरू, अलका या राधा, किसी के पास भी रहते बात एक ही होती। हम लोगों में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन असल मिशन तो हमारा एक ही है। हम इसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तुम अलका अग्निहोत्री के पास थे या पंडित भैरू के मंदिर में छुपे हुए थे, बात एक ही थी। ये भी तुमसे वही काम लेना चाहते थे जो हमारा भी मिशन था, यानी नागराज की ज़िंदगी का खात्मा। वो हम सब का मुश्तरका मिशन है। हम सिर्फ इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अपने देश को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन तुमने कैंप तबाह कर दिया जिससे हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। तुमने अलका को भी मार डाला। वो रॉ की एक जिम्मेदार ऑफिसर थी। दुर्योधन तो कल से तुम्हें तलाश कर रहा है। राधा तुम्हारी हमदर्द बनकर तुम्हें अपने साथ ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर तुम गायब हो गए तो तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लगता है तुमने यहाँ अपने बहुत से हमदर्द बना लिए हैं जो खौफ से बेनियाज तुम्हें पनाह देने को तैयार हैं। मिसाल के तौर पर पंडित भैरू, कौन सोच सकता है कि तुम इसके पास पनाह लिए हुए हो, लेकिन वो भी अपने अंजाम को पहुँच गया और तुम भी अंजाम
कैंप के करीब पहुंच रहे हो। तुम अपनी इस तवील बकवास में कम से कम 3 मरतबा पंडित भैरू का नाम ले चुके हो। ये कौन है? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। अनजान बनने की ज़रूरत नहीं, छमिया हमें सब कुछ बता चुकी है। तुम 2 महीनों से पंडित भैरू के मंदिर में छुपे हुए थे और वो तुम्हें हर किस्म की सहूलत फराहम किए हुए था, सुमपुत ने कहा। छमिया का नाम सुनकर मैं उछल पड़ा, गोया वो जिंदा थी लेकिन मैं अनजान बना रहा। छमिया, ये कौन है? अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, संपत ने मुझे घूरा। तुम इसे अपने साथ लेकर कैंप में गए थे। गोरख सिंह तो इसे बगल में लेकर अपने कॉटेज में घुस गया और तुमने मौका पाकर कैंप में मुख्तलिफ जगहों पर टाइम बम फिट कर दिए। तुम्हारा ख्याल था कि छमिया भी खत्म हो जाएगी और किसी को पता नहीं चल सकेगा कि कैंप को बमों से उड़ाने वाला कौन था, लेकिन वो बच गई और इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस और नागराज के आदमी पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम हमारे हाथ लग गए। दुर्योधन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। सुमपुत, राधा ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पिस्तौल मुझे दूर इस कमरे में पलंग के नीचे से रस्सी उठा लाओ। तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है, इसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। मैं खूनख्वार नजरों से राधा की तरफ देख रहा था। सुमपुत ने अपना पिस्तौल राधा के हवाले कर दिया और जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा, राधा ने इसके पैर में पैर फंसा दिया। वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा और इसके मुंह से कराह खारिज हो गई। नाजी, पकड़ो इसे, राधा चीखी। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। एक लम्हे को तो मेरी समझ में नहीं आ सका कि हुआ क्या है। राधा सुमपुत को यहाँ ले आई थी और मुझ पर राइफल तानी खड़ी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे बाजी पलट गई थी। क्या देख रहे हो, उठो, पकड़ो इसे, राधा फिर चीखी। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। इस दौरान में सुमपुत भी सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा चुका था। इसने लेटे लेटे टांग चला दी। इसकी ठोकर राधा की टांग पर लगी और वो चीखती हुई पुश्त के बल गिरी। पिस्तौल और काराकॉफ दोनों चीजें इसके हाथ से निकल गई थी। पिस्तौल सुमपुत के करीब गिरा था। इसने लोट लगाकर पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक इसी लम्हे मैंने छलांग लगा दी और सुमपुत के ऊपर जा गिरा। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इस दौरान सुमपुत पिस्तौल को पकड़ने की कोशिश भी करता रहा, मगर मैंने इसे कामयाब नहीं होने दिया। सुमपुत अगरचे कदो कामत में मुझसे छोटा था, मगर वो बेपनाह ताकत का मालिक था। वो जोंक की तरह मुझसे लिपट गया था। पुश्त के बल गिरने से राधा का सर फर्श से टकराया था। चोट ज्यादा लगी थी और वो दोनों हाथों में सर थामे फर्श पर पड़ी थी। सुमपुत मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने इसकी गिरफ्त नहीं जमने दी। ताहम वो मुझे रुगेता हुआ दीवार तक ले गया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था। इसने मेरा सर 2-3 मरतबा दीवार से टकरा दिया। सर के पिछले हिस्से में लगने वाली चोट खासी शदीद थी। मेरा दिमाग झंझना उठा। मैंने संभलने की कोशिश करते हुए इसके पेट में 2-3 घोंसे रसीद कर दिए। एक घोंसे की चोट करामत साबित हुई। वो करा उठा। मेरे गले पर इसकी गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। मैंने इसे पीछे उछाल दिया और खुद भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। सुमपुत पुश्त के बल गिरा था। पिस्तौल इससे चंद फीट के फासले पर था। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। इसका हाथ पिस्तौल पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्तौल को गिरफ्त में लेता, मेरे पैर की ठोकर इसके हाथ पर पड़ी। पिस्तौल फर्श पर लुढ़कता हुआ दीवार से जा टकराया। सुमपुत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मेरे पैर की ठोकर ने इसके हाथ की उंगलियों को कुचल दिया था। इसके साथ ही वो बड़ी फुर्ती से उठकर बैठ गया था, मगर मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया और इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। वो कुछ देर तक तो पिटता रहा, लेकिन फिर इसका भी दाव चल गया। इसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया और फिर पुश्त के बल गिरा। मेरे संभलने से पहले ही इसने मुझे झाँप लिया। सुमपुत की ठोकरें वजनी हथौड़ों की तरह मेरे जिस्म पर बरस रही थी। चंद ठोकरें बरसाने के बाद इसने एक बार फिर पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बड़ी फुर्ती से एक पैर आगे को कर दिया। इसकी टांग में अड़ंगा लगा और वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। इसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकल गई। इसका मुंह फर्श से टकराया था और गालबन सामने के 2 दांत अपनी जगह से हिल गए थे और फिर मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। चंद ठोकरें बरसाने के बाद मैंने इसे पुश्त की तरफ से गिरफ्त में ले लिया और दोनों बाएं पीछे की तरफ मोड़ने लगा। गालबन इसके कांधों के जोड़ हिल गए थे। वो चीखने लगा। मैंने राधा की तरफ देखा। वो बैठी सर को जोर जोर से झटके दे रही थी। सुमपुत की चीखें सुनकर वो बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से उठी और मेज पोश उठाकर सुमपुत के मुंह में ठोंस दिया। इसके साथ ही इसके मुंह पर 2-3 घोंसे जड़ दिए और सीने पर जोरदार लात रसीद की। हराम जाते वो बिल्ली की तरह घुर्राई। तू समझता था कि हम तुम्हें यहाँ इस बारे लाई हूँ कि नाजी को प्लेट में सजाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगी? तुम लोगन इस काबिल कहाँ होवत हो कि कोई भलाई की जावे? तुम लोग कई बरस तक हमारा इज्जत से खेलो हो, हमारी बोटियां नोचत हो। अब हमारी बारी है।
गिन गिन कर बदले लेवत रहूंगी। राधा अब अपनी असली जुबान बोल रही थी। इसके साथ ही इसके मुंह से बड़ी मॉडर्न किस्म की गालियां भी निकल रही थी। और फिर वो दूसरे कमरे से रस्सी ले आई। मैंने सुमपुत के हाथ पुश्त पर बांध दिए और इसे फर्श पर लटका दिया। इसके चेहरे पर अजियत और करब के तासुरात नुमाया थे। राधा ने काराकोफ और पिस्तौल उठाकर मेज पर रख दिए और कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो बुरी तरह हाँप रही थी और मैं एक तरफ खड़ा इसे देख रहा था। बात मेरी समझ में नहीं आई। वो सुमपुत को यहाँ लेकर आई थी, शायद मुझे पकड़वाने या मरवाने के लिए, लेकिन फिर अचानक ही बाजी पलट गई, बल्कि राधा पलट गई। तुम्हें हैरत हो रही है? राधा ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। सर पर अच्छी खासी चोट लगी थी। अगर मैं ये नाटक न करती तो ये हरामी मेरा अंत कर देता। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।